हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का कोहलबर्ग के बारे में। हमारा मनोविज्ञान में एक बहुत ही हॉट टॉपिक्स आता है, उसका नाम है कोहलबर्ग। यहां से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। आपका अगर आप यूपी टेट, एमपी टेट, रीट या फिर एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही जरूरी है। आप इसको देखिए और अपने 1 से 2 नंबर यहां से पक्के करिए। देखिए, जो कोहलबर्ग है इनके बारे में हम जानेंगे और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 12 क्लास हो चुकी है सीडीपी की, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी करके उसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोहलबर्ग के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो कोहलबर्ग हमारे हैं, ये कहां के निवासी थे इसके बारे में जानेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, सबसे पहले इनका पूरा नाम देखिए। जो कोहलबर्ग है इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है और ये कहां के निवासी थे। तो ये स्टार्टिंग में तो जर्मनी में रहते थे, ये जर्मनी के निवासी थे, लेकिन उन्होंने बाद में अमेरिका में सारे जीवन व्यतीत किए। यानी पूरी सबसे पहले शुरुआत में ये जर्मनी में रहे और उसके कुछ दिन के बाद ये अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अमेरिका में इन्होंने बिताया। लॉरेंस कोहलबर्ग की हम बात कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में तो जर्मनी में थे, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका में अपने सारे जीवन व्यतीत किए। चलिए इनके बारे में और कुछ चीजें हैं जो जानते हैं। देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत हिंज नामक व्यक्ति के अध्ययन से प्रेरित है जिनकी पत्नी को कैंसर था। ये स्टार बना के नोट करिएगा कि यहां से आपको क्वेश्चन एक बार आया हुआ है यूपी टेट में कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये किस पे टिका हुआ है, इसका अध्ययन कैसे है। देखिए, तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है हिंज नामक व्यक्ति के ऊपर ही है। जो हिंज नामक व्यक्ति एक था, इसकी पत्नी को क्या था, कैंसर था, और कैंसर था तो इसको एक दवा चुरानी थी। इसी के ऊपर सारी कहानी है। कभी मौका मिले तो हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही जरूरी है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो हिंज नामक व्यक्ति था, उसकी पत्नी को कैंसर था, इसी के ऊपर ये सारी की सारी इनकी कहानी और सिद्धांत डिपेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें हैं जो जानते हैं। देखिए, अपना प्रयोग करते समय कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बालकों का चयन किया। जो अपना सिद्धांत इन्होंने दिया, अपना प्रयोग किया कोहलबर्ग ने, तो ये 10 से 16 साल के बच्चों पे ही इन्होंने किया। 10 से 16 साल के बच्चों पे कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में इतने बच्चों को शामिल किया। बच्चा 10 से 16 साल के बीच में रहा है, उसी बच्चे को इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। जो हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है और नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे महोदय ने भी दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया है और कोहलबर्ग ने भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग का मानना है कि विकास नैतिक तर्कणा का परिणाम है जिसका एक भाग नैतिक दुविधा है। यानी कोहलबर्ग मानते हैं जो हमारा विकास है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो नैतिक तर्कणा का ही परिणाम है। नैतिक तर्कणा का ही परिणाम है जिसका एक भाग नैतिक दुविधा है। नैतिक दुविधा है, ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनका ये पासवर्ड हो सकता है कि नैतिक दुविधा इनके सिद्धांत का ये पासवर्ड है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं और नोट डाउन करिए, करते रहिएगा, नोट जरूर बनाते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम नैतिक कार्रवाई और नैतिक तर्कणा में गहरा संबंध है। इनका एक सिद्धांत है, इसमें नैतिक कार्रवाई और नैतिक तर्कणा में इनको गहरे संबंध को बताया गया है। कोहलबर्ग का मानना है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास के लिए उन्हें नैतिक दुविधा पर आधारित मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए कह सकता है। यानी कोहलबर्ग का मानना है कि जो शिक्षक है अपने बच्चों में उनके नैतिक विकास के लिए बच्चों को कुछ ऐसे नैतिक दुविधा के आधारित मुद्दों पर बात करने के लिए और अपनी राय देने के लिए उनको कह सकता है, जिससे उनका नैतिक विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नैतिक विकास के चरण। यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, इनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास के चरण। अब इसमें इन्होंने कितने चरण बताए हैं इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इनका डिफरेंस है बाकियों से, तो इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। कोहलबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरण माने हैं। जो कोहलबर्ग महोदय हैं ये नैतिक विकास में जो मेन सिद्धांत है इनका, ये 3 चरण माने हैं इसमें, और प्रत्येक चरण में 2-2 उपचरण भी हैं। इस प्रकार उनके सिद्धांत में 3 चरण तो है ही है और उसके साथ साथ 6 चरण है। यानी एक चरण में 2 उपचरण ये माने हैं, एक चरण में ये 2 उपचरण माने हैं।
तो तीन इन्होंने 3 चरण दिया हुआ है नैतिक विकास का। तो जब एक चरण में 2 उपचरण हैं तो 3 चरण के साथ साथ इनके 6 उपचरण हो जाएंगे। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए हैं और कितने उपचरण दिए हैं। तो जब भी बात हम सिर्फ चरण की करेंगे तो चरण तो इन्होंने 3 ही दिए हैं, लेकिन जब बात करेंगे उपचरण की तो उपचरण कितना दिए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 6 उपचरण दिए हैं। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे हम उनके सिद्धांत के चरणों का अध्ययन करेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक आने जा रहा है और इनके नैतिक विकास के जो तीनों चरण हैं और 6 उपचरण हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आगे वाली क्लास में। चलिए बढ़ते हैं आगे वाली क्लास में और देखिए इसमें इनका पहला इनका चरण है उसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्व नैतिक या फिर पूर्व रूढ़िवादी या फिर पूर्व परंपरावादी चरण कहते हैं, जो कि 3 से 6 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 3 से 6 साल के बच्चों को इन अपने पहले चरण में शामिल किए हैं और इन पहले चरण का इनका क्या नाम है? पूछा जा सकता है आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले चरण का क्या नाम है? तो उसमें है पूर्व नैतिक या फिर इसको पूर्व रूढ़िवादी या फिर इसको पूर्व परंपरावादी चरण कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। और इसमें जो पहला हमारा उपचरण है वो हमारा है अहम केंद्रितता। दूसरा उपचरण है ये हमारा क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। सबसे पहले बात करेंगे अहम केंद्रितता की, तो इसमें हमारा बच्चा आता है, यानी इसमें बच्चा आएगा और वो बच्चा कैसा रहेगा? वो स्वार्थी रहेगा। अब ये कैसे स्वार्थी रहेगा? 3 से 9 साल के बच्चे कोई भी चीज अपनी किसी को देते नहीं है। इतनी चीजें तो आप जानते हैं। तो उसी के आधार पर ये वाला जो सिद्धांत है ये आधारित है कि जो सबसे पहला इनका चरण है वो अहम केंद्रितता का चरण है, जिसमें स्वार्थी बच्चे को शामिल किया गया है। मेन है जो कहता है कि सारी मिठाई मुझे दे दो, यानी वो कहता है कि सारी मिठाई मुझे दे दो। अब ये सारी मिठाई मुझे दे दो ये मांग रहा है, किसी को कुछ नहीं देना चाहता है। इससे यही सिद्ध हुआ कि ये बच्चा जो है वो स्वार्थी है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 9 साल के बीच में वो स्वार्थी होते हैं, लेकिन इनको कुछ चीजें हैं जो नियंत्रण करती हैं, दंड एवं आज्ञा पालन। इनका दूसरा जो चरण है वो दंड एवं आज्ञा पालन का है। तो इसमें दंड और आज्ञा पालन में कौन आता है? इसमें माता पिता आते हैं और जो माता पिता होते हैं ये इनके नियंत्रण होते हैं, नियंत्रक होते हैं जो इनको नियंत्रण करते हैं। अब बच्चे ने कहा कि सारी मिठाई मुझे दे दो, तो इसको रोकने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो उसके माता पिता होते हैं। और दंड एवं आज्ञा का इनका दूसरा उपचरण के नाम है, जिसमें क्या होता है कि इनके माता पिता कहते हैं तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ मिठाई छोटे भाई को भी दे दो। अब अभी तक तो ये मिठाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनके माता पिता ने इनको डांट के बोला, जो छोटा बच्चा है, कि तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ मिठाई अपने भाई को भी दे दो। इससे क्या होता है कि वो मिठाई भी दे देता है और इनका ये दूसरा चरण ये पूरा हो जाता है। पहले उपचरण का क्या नाम है? अहम केंद्रितता। दूसरे उपचरण का दंड एवं आज्ञा पालन। ये आपको उपचरण के नाम याद रखना है और मेन वाला जो चरण है उसके भी नाम याद रखने हैं कि इसका पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी या फिर पूर्व परंपरावादी चरण इसको कह सकते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम दूसरे मेन चरण की। हमारा दूसरा मेन चरण है नैतिक या फिर रूढ़िवादी या फिर इसको परंपरावादी चरण बोल सकते हैं। आपको इसमें साल भी याद रखना है। पूर्व नैतिक में क्या था? 3 से 9 साल के बच्चे थे शामिल, और इसमें जो हमारा दूसरा मेन चरण है इसमें 10 से 13 साल के बच्चों को कोहलबर्ग ने शामिल किया है। अब इसमें इनका जो पहला वाला दूसरे चरण का, इसको हम तीसरा उपचरण मान सकते हैं और इस वाले को चौथा उपचरण मान सकते हैं। तो तीसरे उपचरण में क्या है कि इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की आती है। अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की आती है। इस कैसे होता है? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? इसमें अनुकरण करते हैं और उनकी प्रशंसा होती है। यानी पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। शर्मा जी के बेटे को देख के वो बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। ये इसमें बोला जाता है। इसके साथ जब बात करेंगे हम चौथे उपचरण की, तो इसमें कानून व्यवस्था होती है। पहले तीसरे वाले उपचरण में तो आएगा हमारा अच्छा लड़की अच्छा लड़के बनने की, लेकिन जब हम बात करेंगे चौथे उपचरण की तो इसमें कानून व्यवस्था के बारे में बात किया जाएगा। इसमें कानून व्यवस्था के बारे में बात किया जाएगा। इसमें होता है कानून को मानते हुए चलना या फिर आत्मनिर्भर बनना। इसमें बच्चा कहने लगता है कि मैं अपना निर्णय खुद लूंगा। इसको बताया जाता है कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, लेकिन इसके जो चौथा चरण है, इसका चौथा उपचरण है, उसमें कहा ये लड़का कहता है, ये खुद से निर्णय वहां पे लेने लगता है और कानून को मानते हुए चलता है और ये खुद डिसीजन वहां पे लेता है। कहता है मैं अपना निर्णय
खुद लूंगा। तो इसी प्रकार इनका ये दूसरा चरण भी खत्म होता है। इसमें आपको यही याद रखना है कि इनके दूसरे चरण का क्या नाम है, तो नैतिक, रूढ़िवादी या फिर परंपरावादी चरण कहते हैं। और ये कितने साल के बच्चों के लिए शामिल किया गया है इसको, तो ये 10 से 13 साल के बच्चे इनके दूसरे चरण में शामिल हैं। इनके तीसरे उपचरण का क्या नाम है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने का है इसमें। और कानून व्यवस्था अवस्था जो है ये हमारा चौथा उपचरण हो जाता है कोहलबर्ग की जब भी बात करेंगे। इतनी चीजें आपको याद रखना है और अच्छे से आप याद रखिएगा, इसको नोट्स बनाइए तभी आपको याद होगा, वैसे नहीं याद होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं हम तीसरे चरण की, मेन चरण की और आज के आखिरी चरण की। देखिए इसको, इनका जो आखिरी का चरण है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है उत्तर नैतिक या फिर उत्तर रूढ़िवादी या फिर उत्तर परंपरागतवादी, इस चरण बोलते हैं। जो ये चरण है ये 13 से 16 साल के बच्चों के लिए है। पहला हमारा था 3 से 9 साल शामिल थे, फिर हमारा 10 से 13 साल के बच्चे शामिल थे, और उसके बाद जब भी हम तीसरे चरण की इनकी बात करेंगे तो उसमें 13 से 16 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। अब इनमें जो 13 से 16 साल के बच्चे शामिल हैं, इसमें हमारा ये वाला हो जाता है 5वां उपचरण बनता है और ये हमारा 6वां उपचरण बनता है। 5वें उपचरण का नाम है सामाजिक अनुबंधन, अपना अपना हित साधना। इसमें क्या होता है कि सामाजिक अनुबंधन में अपना अपना हित साधते हैं और अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। इनके 5वें उपचरण में कोहलबर्ग के देखिए इसमें क्या होता है कि तुम आज मेरी सहायता करो, मैं कल तुम्हारी सहायता करूंगा। यानी वो कहता है कि अगर आज आप मेरी सहायता करोगे तो मैं भी कल आपकी सहायता करूंगा। ये क्या कहता है, अपने हित को सोच के कह रहा है, अपने हित को सोच के कह रहा है कि अगर आप मेरी आज सहायता कर दोगे तो मैं आपकी कल सहायता करूंगा। ये 13 से 16 साल में होता है। इसके साथ जब बात करेंगे 6वें चरण की तो इसका नाम है सार्वभौमिक नैतिकता परोपकार। इसका जो नाम है सार्वभौमिक नैतिकता और परोपकार। इसके उपचरण के नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेन चरण के नाम याद रखना जरूरी है, और कितने साल से कितने साल के इसमें बच्चे शामिल हैं इसको याद रखना जरूरी है। यही तो क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए जब इसमें सार्वभौमिक नैतिकता की बात आ जाती है, पूरी दुनिया की नैतिकता की बात आती है हमारा 6वें चरण में। इसमें कहता है, इंसान कहता है मैं भूखा रह लूंगा पर मैं अपने पड़ोसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं तो भूखा रह लूंगा लेकिन मैं अपने पड़ोसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। ये बात कही गई है 6वें चरण में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ प्रमुख बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। यहां से आपका 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसी लाइन से आपका 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिएगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उनकी सबसे बड़ी आलोचना क्या थी कि उन्होंने महिलाओं की नैतिकता पर कुछ भी नहीं लिखा। लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी या फिर उनकी आलोचना क्या है उनके सिद्धांत में, तो उनकी आलोचना यही कि इन्होंने महिलाओं पे कुछ नहीं लिखा है, महिलाओं की नैतिकता पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये चीज इनकी आलोचना हुई है लॉरेंस कोहलबर्ग की इनके सिद्धांत में। और इनके कुछ पुस्तक का नाम है जो आगे हम जानेंगे। इनकी 2 ये बहुत फेवरेट पुस्तक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा और इसको याद भी करिएगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की पहली पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये तो इनकी पहली बुक का नाम हो गया। और सेकंड बुक का इनका नाम है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये इनकी सेकंड बुक का नाम है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं याद करने का, जो इनका तीनों चरण है ना, कितने चरण दिए हैं, 3 चरण दिए हैं और 6 उपचरण दिए हैं। तो इसमें जो पहला इनका चरण है, पहला जो चरण है इसका नाम है, 1 मिनट, नैतिक नाम है। इनके पहले चरण का नाम है नैतिक, ठीक, सॉरी ये तो 1 मिनट गलती हो रही है, फिर से देखिएगा। इन्होंने 3 चरण बताए हैं और इनके दूसरे चरण का नाम है नैतिक या फिर रूढ़िवादी। नैतिक या फिर क्या है, रूढ़िवादी। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। अब इससे बताइए, ये इनके पहले चरण का नाम है नैतिक या फिर रूढ़िवादी, ये हमारा नैतिक है। अब ये नैतिक अगर है तो हम इससे जब पहले की बात करेंगे तो हमारे ये पूर्व हो जाएगा, सिर्फ पूर्व लगा दीजिए, पूर्व लगा दीजिए, पूर्व नैतिक हो जाएगा, पूर्व रूढ़िवादी हो जाएगा, पूर्व परंपरावादी हो जाएगा। और जब भी हम लास्ट तीसरे वाले की बात करेंगे तो तीसरे में देखिए नैतिक हुआ, नैतिक के बाद की बात कर रहे हैं ना, 2 के बाद 3 आता है, तो बाद को क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। उत्तर मतलब बाद में होता है, तो ये हो गया उत्तर नैतिक या फिर उत्तर रूढ़िवादी हो गया। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यही क्लास खत्म होती है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितने नए लोग हैं, और सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप यूपी टेट का अगर कोर्स लेने जा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए पे करना हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और सबके पीडीएफ भी उपलब्ध है और सबके नोट्स भी उपलब्ध है। तो आप वीडियो देख के नोट्स बनाइए, अपना खुद स्वयं का नोट्स बनाइए। इस प्रकार आपके जहन में ज्यादा देर तक चीजें रहेंगी और स्पष्ट चीजें रहेंगी। इसलिए दोस्तों प्लीज आप खुद का नोट्स बनाइए और फ्री में यूट्यूब चैनल पे हमारे यानिस एकेडमी पे आप क्लास देखिए, जिसमें सीडीपी पढ़िए, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, जीके भी पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी भाई यूपी बीएड की अगर तैयारी कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम 2022 की, तो आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। हम बहुत ही जल्द इसका प्रैक्टिस शुरू करवाने वाले हैं। यहां से हम प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस से कम आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी ये वीडियोस यहीं पे खत्म होती है। सेशन पसंद आया तो प्लीज मैं फिर से बोलूंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों अपने इस चैनल को प्लीज आप यानिस एकेडमी को आगे तक पहुंचाइए, जरूर लेके जाइए और बाकी दोस्तों से भी कहिए और बाकी लोगों तक भी इस शिक्षा को पहुंचाइए कि हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, कि हम 1 रुपया भी आपसे नहीं चार्ज कर रहे हैं और हम आपको यूपी टेट का पूरा कोर्स दे रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियोस को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।